हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। एक मेरे भाई की बहुत एक तगड़ी डिमांड थी, डिमांड इन द सेंस कि कुछ बच्चों के और कमेंट भी आ रहे थे और एक स्पेशली भाई ने मेरे को रिकमेंड किया था 2-3 दिन से कि आप एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसके अंदर हमें ये बताओ कि आप बी.एड को पढ़ना कैसे है। अब पढ़ना कैसे इन द सेंस कि मतलब बी.एड के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपने देखे होंगे जो कि समझ नहीं आते जनरली, तो उस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाने की डिमांड थी। तो उसको पूरा करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। वीडियो के अंदर हम लोग, जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहला आपका वर्ड लिखा हुआ बी.एड। तो दिमाग में देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ पहले कि जब भी कोई नया नया बच्चा जो 12th के बाद 5 ईयर लॉ के अंदर जाता हो, या फिर कोई भी ऐसा बच्चा जो कि 3 ईयर लॉ के अंदर किसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के अंदर ज्वाइन करता है, तो क्लास के अंदर जब भी प्रोफेसर या फिर टीचर आती है तो ये बोलते हैं कि अपना अपना बी.एड निकालिए। देखिए, ये सबके साथ होती है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो फर्स्ट टाइम पे जब आप किसी वर्ड को सुनते हो कि बी.एड तो निकालिए, तो दिमाग में ये रहता है कि व्हाट इज दिस बी.एड, मतलब कौन सी बुक की बात कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ स्पेशली जो कि यूनिवर्सिटी ने आपको या फिर कॉलेज ने प्रोवाइड करवाई है, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो जनरली पहली चीज़ में पहली बार में आपको समझ नहीं आता तो बी.एड क्या होता है, तो सवाल दिमाग में यही आता है कि ये बी.एड होता क्या है। या फिर जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो उस टाइम पे बोलते हैं कि ये सेक्शन जो है हम लोग इस बी.एड में से रेफर करेंगे, इसमें से इसको पढ़ेंगे। तो बी.एड होता क्या है उस चीज़ को जानेंगे। बी.एड को पढ़ते कैसे हैं, क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है। अब सबसे पहला एक सवाल और भी आ जाता है इसके बाद कि बी.एड क्या सिर्फ लीगल फील्ड से जुड़े जो बच्चे हैं, जो मतलब कि लीगल फील्ड की जुड़ी हुई जो एग्जामिनेशन है उनकी प्रिपरेशन करते हैं, क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर कौन कौन ऐसे पर्सन्स हो सकते हैं जो कि बी.एड को रेफर कर सकते हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब, कैसे बी.एड को पढ़ना होता है, किस इंपॉर्टेंस की वजह से हम लोग बी.एड को पढ़ते हैं, उसके बाद ये चीज़ समझेंगे कि बी.एड का हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंस रहता है, कैसे इसके अंदर कौन कौन से वर्ड जो कि समझ नहीं आते जनरली, उनको इंटरप्रिटेशन करना बहुत आसान नहीं होता है, तो उन सबको समझेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल बना है, उसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ जाके आप इसको फॉलो जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि बात करता है व्हाट इज बी.एड। अब जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, एक्ट मतलब कि एक ऐसा कानून या फिर लॉ से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। आप सबको पता होगा, हमारे जो 3 लेजिस्लेटिव, जो आपकी 3 बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, उनमें से एक आपका है लेजिस्लेचर, जो कि एक्ट बनाता है, जो कि लॉ मेकिंग बॉडी है। अब लॉ मेकिंग बॉडी मतलब कि वो आपकी एक ऑर्गन जिसका काम होता है किसी कानून को बनाना और उसको एग्जीक्यूटिव करने का काम करती है अपना, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने का काम अपना कौन करती है, जुडिशरी करती है, जिस तरीके से उसको लागू करवाती है लोगों के बीच में। तो पार्लियामेंट ने हमारा लॉ बना के दिया। अब लॉ मेकिंग पावर मतलब कि पार्लियामेंट के पास है, वो किस तरीके से लॉ बनाती है कि उसका एक बिल होएगा, दोनों हाउसेज में जाएगा, वहाँ से पास होएगा, उसके बाद एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए भेजा जाएगा, सबमिट होगा, वहाँ से प्रेसिडेंट की एसेंट मिलेगी, उसके बाद एक लॉ बनेगा। तो लॉ के अंदर बेयर वर्ड मतलब कि क्या, एक्ट तो हमें समझ आया कि वो स्टैट्यूट है जो कि लॉ बनाया गया। बात आती है बेयर की। बेयर मतलब कि खाली जनरली बोला जाए तो मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स के अंदर, जिन आपके एग्जैक्ट वर्ड्स के अंदर जो लेजिस्लेचर ने अपने बना के दिया, उसको एग्जैक्टली हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बेयर एक्ट है। जैसे गजट के अंदर नोटिफाई होता है, तो वो एज इट इज जो आपका बनाया गया एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द लेजिस्लेचर है, जिन्होंने एक स्टैट्यूट बनाया, उसको जब एक प्रिंटिंग फॉर्म के अंदर रखा जाएगा तो वो अपना अपने आप में बेयर एक्ट कहलाता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो बोलता है कि द एग्जैक्ट टेक्स्ट ऑफ द पर्टिकुलर इनैक्टमेंट और स्टैट्यूट पास बाय द लेजिस्लेचर, जो कि मोस्टली यूज करे जाते हैं उन लोगों के द्वारा जो कि लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बी एक्ट है आपके। अब इसके अंदर मैंने 3-4 कुछ बी एक्ट उठाए हुए हैं, एक सीआरपीसी का है, एक एसआरए का है अपना, और एक इंडियन एविडेंस एक्ट है। तो ये बी एक्ट है। अब जनरली क्या चीज़ है कि ये यूनिवर्सल के होते हैं, सबसे जो आपके टफेस्ट लैंग्वेज जिसको बोल सकता हूँ, जिनके अंदर कमेंट भी दिए रखे होते हैं, तो वो आपके यूनिवर्सल के आते हैं। अब जो चीज़ बी एक्ट की लैंग्वेज के अंदर हम लोग बात करेंगे कि बी एक्ट होता क्या, वो मैंने आपको बताया। बनाता कौन है वो भी मैंने आपको बताया, लेजिस्लेटिव बॉडी है पार्लियामेंट, वो बनाती है। एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर एक लॉ को बनाया जाएगा, तो वो अपने आप में बी एक्ट बोला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि बी एक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं। अपने पास बी एक्ट बहुत सारे होंगे। अब जैसे घर पे जो भी पेरेंट्स हैं उनको नहीं पता होता, जो लीगल फील्ड से नहीं है, या फिर आपके जो दोस्त हैं, वो आपके अगर रूम में देखें नंबर ऑफ बी एक्ट आपके पास रखे हुए हैं, और वो यूनिवर्सल के जो बी एक्ट हैं उनका ये सेम एक जैसे ही कलर के आते हैं, जैसे सारे बी एक्ट का सेम ही कलर रहता है, नीचे से ये वाला पोर्शन और यहाँ का ये सेम। तो देख के एक मामून लोग ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि ये एक ही तरीके की सारी किताबें आपने क्यों रखी हुई हैं। ये मेरे साथ हो चुका है। तो चीज़ क्या है कि बी एक्ट टाइप कितने के हो सकते हैं। अब वो मेजर भी हो सकते हैं, माइनर भी हो सकते हैं। उस सवाल को जानते हैं
कि ये जो सवाल आपका है टाइप्स ऑफ बेयरक्ट, आपका दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका एक होता है लैंग्वेज के बेस पे, जो कि हिंदी इंग्लिश का भी हो सकता है, इंग्लिश का भी हो सकता है, डिग्लॉट जिसको बोलते हो, हिंदी और इंग्लिश है, जिसके अंदर एक साइड में प्योर इंग्लिश लिखी होती है और दूसरे पेज पे आपकी हुई उसी चीज़ का हिंदी ट्रांसलेशन वर्जन होता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश डिग्लॉट बोला जाता है, और एक आपका इंग्लिश का आएगा। अब ये कौन सी कंपनी के बेयरक्ट आपको लेने चाहिए? मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी कि आप यूनिवर्सल के बेयरक्ट लीजिए, क्योंकि उसके अंदर गलतियां बहुत कम मिलती हैं, कमेंट उसके अंदर दिए होते हैं, केस क्लोज उसके अंदर बहुत सारे कमेंट के अंदर भर के दिए होते हैं। यूनिवर्सल के साथ आपका कुछ दूसरी कंपनी प्रोफेशनल्स का भी आता है, एक यूनिवर्सल के अंदर आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस का एक क्रिमिनल मैनुअल भी आता है, वो भी आप ले सकते हो। फिर आपका एक आता है डिग्लॉट के अंदर भी आपका है, सेंट्रल लॉ एजेंसी CLA का भी है, उसको भी खरीद सकते हैं। अब बात आती है जब आपने पता लग गया कि बेयरक्ट होता क्या है, कहाँ से ये आया, किस तरीके से ये हमारे पास पहुंचता है, और कौन कौन सी कंपनी का बेयरक्ट और कैसे कैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो दूसरा इसके अंदर चीज आती है लेजिस्लेशन के बेस पे भी आपके पास एक बेयरक्ट होता है, जो कि माइनर सब्जेक्ट बोल सकते हैं, जिसको मेजर सब्जेक्ट बोल सकते हैं, या फिर अपना लोकल एक्ट जिसको बोलते हो। अब सवाल ये है कि लोकल एक्ट के अंदर कौन से बेयरक्ट को हम लोग इंक्लूड करेंगे। लोकल एक्ट मतलब कि एक तरीके से एक ऐसा स्टेट या फिर पर्टिकुलर किसी भी फील्ड के लिए बनाया गया कोई भी एक्ट है। फील्ड मतलब इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए, जैसे लैंड लॉज आपके बने होते हैं, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के लिए रेंट कंट्रोल आपका एक्ट बना होता है, तो वो लोकल एक्ट है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए काम करता है। दूसरा आपका टाइप आपका है जी मेजर एक्ट के अंदर जो बड़े बड़े बेयरक्ट होते हैं, बड़े बड़े इन द सेंस कि वो जो सब्जेक्ट जो बहुत बड़े एक्ट हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो नंबर ऑफ सेक्शन ज़्यादा होना आईपीसी 511 सबको पता है, सीआरपीसी 484 सेक्शन है, सीपीसी 51 ऑर्डर हैं, 158 समथिंग आपके सेक्शंस उसके अंदर दिए हुए हैं। एविडेंस एक्ट अपने आप में मीडियम नंबर ऑफ सेक्शंस का है, 167 थोड़े से सेक्शन है, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा मेजर एक्ट बन जाता है, तो वो मेजर सब्जेक्ट के लिए बोला जाएगा कि ये लेजिस्लेशन के बेस पे एक मेजर एक्ट है। माइनर की बात करूं तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, छोटा सा आपका बेयरक्ट बना हुआ है, एसआरए है वो बहुत छोटा सा है। अब इनको लेके ना कुछ मिथ भी आएंगे आपके दिमाग में कि ये बेयरक्ट इतने बड़े बताए मैंने, छोटे भी बताए, तो इनमें से छोटा पढ़ना मतलब कि ईजी होगा, बड़ा एक्ट है उसको याद करना मतलब कि बहुत आपका एक टफ टास्क हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी मैं इसके ऊपर भी आऊँगा बाद में, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेयरक्ट कैसे पढ़ना है, ऊपर से क्या क्या मिथ आपके टाइम पे पढ़ने के टाइम पे आ सकते हैं, या फिर पढ़ने से पहले आपके दिमाग में ये भ्रम जो है वो हो सकता है, उसको मैं दूर कर दूंगा। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या रहेगी बेयरक्ट की। अब इंपॉर्टेंस इन द सेंस कि कौन वो पर्सन है जो कि बेयरक्ट को जनरली पढ़ सकते हैं। देखिए जनरली कोई भी आदमी पढ़ सकता है, जिसको भी इंटरेस्ट हो पढ़ने में वो पढ़ सकता है, लेकिन स्पेशली हम लोग बात करते हैं कि बेयरक्ट अमूमन किसके पास मिलते हैं, उन पर्सन के पास मिलेंगे जो आपके लीगल फील्ड से वो एग्जामिनेशन जो भी जुड़े हुए हैं उनकी तैयारी करता हो। अब उसके अंदर आपके हो सकते हैं कि बच्चे लॉ से रिलेटेड LLB के अंदर भी बेयरक्ट की गो थ्रू होना पड़ेगा आपको, LLB के जब भी एग्जाम दोगे या क्लास में पढ़ाई करोगे तो भी बेयरक्ट आपको लेने पड़ेंगे। जुडिशरी है उसके पर्पज से स्पेशली रिकमेंडेड होते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे IAS की एग्जामिनेशन के लिए, जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो लॉ है, तो वो बच्चे भी बेयरक्ट को प्रेफर करते हैं। उसके बाद जो भी लॉ ऑफिसर से जुड़े एग्जामिनेशन है, IBPS का एग्जाम है, या फिर आपका लॉ से जुड़े हुए ADA APO जुडिशरी JLO इन सब के एग्जाम, मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम जिसके अंदर लॉ से जुड़ी हुई बातें पेपर में पूछी जाती हैं, उन सब के पर्पज से आपको बेयरक्ट जो है वो रेफर करना पड़ता है। बेयरक्ट के बिना उसके अंदर आपकी स्टडी नहीं हो सकती है। जनरली बात यह है कि बेयरक्ट वाले आप ऐसा हो सकता है कि टेक्स्ट बुक भी ले लो। अब देखो टेक्स्ट बुक में, कमेंट्री में और बेयरक्ट में फिर फर्क क्या रह गया। टेक्स्ट बुक का मतलब है कि जो बेयरक्ट है उसी के अंदर थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ, एक मोटे तौर पे आपका बोला जाएगा कि एक्सप्लेन किया हुआ वर्जन है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कुछ केसेस होंगे, और कॉन्सेप्चुअल बेस पे उन चीज़ों को बेयरक्ट के अंदर डिटेल में जो चीज़ें लिख देंगे वो बुक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको टेक्स्ट बुक बोल देंगे। बात आती है कमेंट्री की। कमेंट्री मतलब कि बुक का ही एक डिटेल्ड वर्जन है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक एक पॉइंट के ऊपर, जो भी आपके कमेंट्री के अंदर एक एक जो बेयरक्ट का एक एक सेक्शन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर सुप्रीम कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स ने अपने क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स ने, सॉरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने बहुत सारे केसेस आपके लिखे होते हैं, तो उन सब की वजह से उसकी फिर जो नंबर ऑफ पेजेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से क्या होगा कि वो कमेंट्री बहुत मोटी मोटी होती है, मतलब इतना इतना मोटा आपको मिलेगा, एक एक पूरा ब्रह्मास्त्र बोल सकते हो। तो ये बेयरक्ट अपने आप में अपने लिए क्या है, ब्रह्मास्त्र हो सकता है जो लॉ से फील्ड से जुड़े हुए बच्चे हैं उनके लिए। तो बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंस आपकी हो सकती है बेयरक्ट की। 3 टायर एग्जाम आपको पता है, जनरली जो भी जुडिशरी का एग्जाम होगा वो आपका प्री मेंस और इंटरव्यू से हर एक विद्यार्थी को गुजरना पड़ता है, जिसको भी उस फील्ड पे जाना हो। तो बात आती है प्री एग्जामिनेशन की। प्री एग्जाम के अंदर बेयरक्ट में से क्वेश्चन फिर कैसे पूछेगा भाई, किस तरीके के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो डायरेक्टली आपको बेयरक्ट पढ़ने से पता लगते हैं। अब डायरेक्टली देखने के लिए हम लोग समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन आपका हो सकता है नंबरिंग को लेके।
नंबरिंग इन द सेंस कि आप बेयर एक्ट के अंदर जब भी खोल के देखोगे तो बेयर एक्ट के ऊपर सबसे ऊपर जहाँ पे आपका नाम लिखा होता है बेयर एक्ट का, उसके नीचे जस्ट यहाँ पे लिखा होगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 ऑफ 74। मतलब कि पहला क्वेश्चन आता है कि इस एक्ट का नंबरिंग क्या है। नंबरिंग इन द सेंस नंबर ऑफ एक्ट, मतलब कि उस साल के अंदर जब ये एक्ट बना किसी साल का है। जैसे सीआरपीसी मैंने उठाया तो 1973 में बनकर रेडी हो गया था, एनफोर्समेंट उसकी 1974 की है। अब बात करें 1974 की, उसके अंदर लिखा हुआ है 2 ऑफ 1974। इसका मतलब कि उस 1974 के अंदर दूसरे नंबर पे जो एक्ट अपना आया था वो सीआरपीसी है। तो यही आपका क्या है, एक्ट नंबर होता है। जैसे कि किसी भी बच्चे का जन्म होएगा तो क्या करेंगे हम लोग, एक सीरियल नंबर होगा, उस साल के अंदर उस बच्चे का कितने नंबर पे जन्म हुआ था। मतलब उस साल के अंदर जुलाई में जिसका जन्म हुआ, हो सकता है वो 15 बच्चे उससे पहले हो चुके थे, वो 16वां बच्चा था उस साल का। वही चीज़ यहाँ पे है कि उसका जन्म कितने नंबर पे हुआ, उससे पहले कितने एक्ट जैसे हैं जो कि एग्जिस्टेंस में आ चुके थे, उसके बाद इस एक्ट का आना कितने नंबर पे वो आया। तो उसकी हायरार्की के अंदर जो भी नंबर होगा वो नंबर आपका लिखा मिलता है बेयर एक्ट के ऊपर 2 ऑफ 74, जैसे कि सीआरपीसी का है। या फिर आप बात करें अपने एविडेंस एक्ट की तो 1 ऑफ 1872 है। 1872 का सबसे पहला एक्ट यही आया था, अपना इंडियन एविडेंस एक्ट है। तो ये होता है आपका पहला क्वेश्चन जो कि अमूमन पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, जिसके अंदर आता है नंबरिंग का पार्ट। नंबरिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनके अंदर एक क्वेश्चन है जो कि एक्ट का नंबर पूछता है। दूसरा आपका पूछता है कि सेक्शन नंबर, इंडेक्स बेस्ड जिसको बोलते हैं, कि इस सेक्शन के अंदर कौन सी बात लिखी हुई है। जैसे रेप का पूछ लेंगे आईपीसी में, कौन सा सेक्शन दिया हो, 375, 376 है। या फिर आपके बंच में पूछते हैं, अब पूरा गुच्छा पूछते हैं, जैसे कि 354 ABCD 4 पार्ट दिए हुए हैं, 376 है ABCDE तक दिया हुआ है, बीच के अंदर भी और भी बहुत सारे सेक्शन है। ये भी चीजें पूछ सकते हैं कि एक एक सेक्शन के अंदर क्या क्या प्रोविजन दिया है। या फिर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इस प्रोविजन को कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है, तो ये सेक्शन बेस्ड रहता है। उसके बाद अगला सेक्शन जो बेस क्वेश्चन है वो रहता है कि इस पर्टिकुलर एक पूरे एक्ट के अंदर कितने सेक्शन है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर आपका क्वेश्चन आता है चैप्टर से रिलेटेड है कि उस पूरे एक्ट के अंदर कितने चैप्टर हैं और कौन सा चैप्टर किस चीज के साथ डील करता है, या फिर इस चैप्टर में क्या बात लिखी है, या फिर ये वाली बात क्वेश्चन में लिख के बता देंगे कि ये वाली बात कौन से चैप्टर में आ रखी है। तो उस चैप्टर की चीजें भी पूछी जा सकती हैं। फिर आपका आता है कि इनमें से कौन सा सेक्शन जो कि इस चीज के साथ डील नहीं करता है, नेगेटिव का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है कि उसके अंदर से चीजें पूछता है कि इनके अंदर क्या क्या चीजें, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। या फिर आपका उसके बाद ये चीजें आपकी होने के बाद एक्सेप्शन पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्शन इस सेक्शन के अंदर कितनी दी हुई है। या फिर उसमें पूछेगा टोटल एग्जाम्पल टाइप पे एक्सप्लेनेशन कितनी दी हुई है, जैसे कि 378 आईपीसी है थेफ्ट से रिलेटेड, उसके अंदर कितनी टोटल आपकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। एक्सेप्शन के जैसे 499 आईपीसी खोल के देखोगे 10 एक्सेप्शन दे रखी हैं डिफेमेशन की, तो टोटल एक्सेप्शन भी पूछ सकता है। कौन सी एक्सेप्शन में क्या बात लिखी है, या फिर ये एक्सेप्शन कितने नंबर पे वहां पे दे रखी है वो पूछ सकता है। या फिर उसके अंदर से आपकी इलस्ट्रेशन पूछ सकता है कि इसके अंदर ये इलस्ट्रेशन, अब देखिए एग्जाम्पल में और इलस्ट्रेशन में बेसिक ये डिफरेंस रहता है। जब इलस्ट्रेशन आएगी तो मतलब वो पर्टिकुलर उसी सेक्शन की है, और जब एक्सप्लेनेशन पूछते हैं तो वो कहीं से भी उठा के किसी बार अपना एक एग्जाम्पल टाइप में वो पूछ सकता है, एक्सप्लेनेशन बना सकता है। अब एक एग्जाम्पल है, एक एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन होएगी तो हो सकता है उसी सेक्शन की किसी बात को एक्सप्लेन करता गया हो, लेकिन एग्जाम्पल जब पूछेगा तो कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ लेगा। इलस्ट्रेशन है पर्टिकुलर उसी सेक्शन की इलस्ट्रेशन रहती है। फिर पार्ट आपका आ जाता है डिफिनेशन, आपका एक डेफिनेशन का पार्ट। डेफिनेशन में से पक्का क्वेश्चन आता है जिसको पेपर के अंदर क्या लिखा होता है, बेयर एक्ट में उसको लिखा मिलेगा इंटरप्रिटेशन क्लॉज या डेफिनेशंस। अमूमन सेक्शन नंबर 2 या 3 के अंदर ये आपको मिल जाती है। बहुत सारी सेक्शन के अंदर डेफिनेशन मिलेंगी जो कि अंदर काम आती है, पूरे बेयर एक्ट को पढ़ने में ये हमारी हेल्प करती है, तो डेफिनेशन के क्लॉज को छोड़ना नहीं चाहिए। फिर आता है आपका क्वेश्चन अमेंडमेंट से रिलेटेड है। अमेंडमेंट के अंदर ये पूछता है कि ये वाली जो चीज है वो अमेंडमेंट कब आई, ईयर पूछ लेगा, उसका डेट पूछा जा सकता है कि कब वो एनफोर्समेंट में आई है। पूरे एक्ट का भी पूछ सकता है कि ये जो है एक्ट नंबर 2 ऑफ द 1974 कब एनफोर्समेंट में आया था, ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपका। ईयर पूछा जा सकता है, डेट पूछी जा सकती है, उसके बाद उसके अमेंडमेंट के ईयर पूछे जा सकते हैं, रिपील कब हुआ वो सेक्शन तब पूछ सकते हैं, उसका ईयर हो सकता है, कब ये इंसर्ट किया गया था नया वो पूछा जा सकता है। उसके बाद उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो हो सकता है आपका ड्यूरेशन बेस्ड है कि अगर एक बार जुडिशियल ऑफिसर ने कोई भी ऑर्डर पास कर दिया तो वो कितने टाइम के लिए एनफोर्समेंट में रहेगा, या फिर कौन सा मैजिस्ट्रेट कितनी तक की पनिशमेंट दे सकता है, कितना टाइम पीरियड तक वो कस्टडी में रखा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपके ड्यूरेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। फिर अथॉरिटी है कि इतना ये वाला जो ऑर्डर पास करने की अथॉरिटी है, पावर है, वो किसके पास रहेगी। जैसे कि 415 ऑफ द सीआरपीसी सेक्शन है, वो बात करता है कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी जिसको कि आपने अगर एक बार अगर उसको डेथ की सजा सुना दी है तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है आपकी लाइफ इंप्रिजनमेंट के अंदर, तो वो कौन कर सकती है,
उसके ऊपर क्वेश्चन आता है अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि हाई कोर्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, या फिर हाई कोर्ट करती है विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट सॉरी, तो उनके ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि किसी तरीके का कोई इंसर्टिंग है, ओमिट करने का है, या फिर कौन सी मैगजीम किस सेक्शन के अंदर आपकी दी गई है। अब मैगजीम इन द सेंस की ओडी अल्ट्रम पार्टम वाली चीजें जैसे अपने आती है ना, नेचुरल जस्टिस का पार्ट है, तो उस तरीके से चीजें पूछी जाती है कि कौन सी मैगजीम कौन से सेक्शन में दी गई है। तो जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल पूछ लेंगे, 115 ऑफ द सीआर आपका एविडेंस एक्ट के अंदर है। डॉक्ट्राइन आपकी हो सकती है रेस जुडिकेटा के रिगार्डिंग हो सकती है, किस सेक्शन में दे रखी है। सब जुडाइस है वो कौन से सेक्शन में दे रखा है। गार्निशी का जो रूल है वो किस सेक्शन में दे रखा है। या फिर आपकी बहुत सारी नंबर, जैसे सोलस पोपुली का रूल होता है 123 ऑफ द एविडेंस एक्ट के अंदर है, तो वो भी पूछे जा सकते हैं। तो ये मैगजीम बेस्ड या फिर आपकी डॉक्ट्राइन बेस्ड बोला जाता है कि ये वाली मैगजीम किस सेक्शन के अंदर आएंगी। अपोर्शनमेंट की है, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन है, 35 सेक्शन है, या फिर आपकी सबवर्जन के रिगार्डिंग, आपको सब्रोगेशन के रिगार्डिंग आपकी कुछ हो जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी सेक्शन 14 है टीपीए का, जैसे परपेचुटी का रूल है। तो उस तरीके की मैगजीम और आपके डॉक्ट्राइन भी सेक्शन के अंदर पूछी जाती हैं। फिर आता है आपका केस लॉ का काम कि इस सेक्शन के अंदर जो बातें गई हैं, बोली गई हैं, वो कौन से केस के अंदर इस वर्ड को डिफाइन किया गया था, कहाँ से इस वर्ड को उठाया गया था, इस तरीके की चीजें आपकी पूछी जाएंगी। या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेक्शन क्या हो सकता है। तो इन सब चीजों को आपने पढ़ना होता है प्री एग्जाम के पर्पज से। अब एक सवाल इसके ऊपर आपका आ जाता है मिथ के अंदर पहला ही, कि क्या फिर कंप्लीट बेयर एक्ट को पढ़ेंगे हम लोग। इतना सब कुछ चीजें आपकी एक बहुत बड़ा बल्क हो गया। इन सबको क्लियर करने के पर्पज से एक सवाल दिमाग में आ जाता है कि हर एक सेक्शन को पढ़ना जरूरी है। तो ऐसा मैं रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप फर्स्ट टाइम बेयर एक्ट को पढ़ते हो तो गो थ्रू होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उस चीज का स्ट्रक्चर पता लग जाता है कि कौन से चैप्टर में कौन सी बात लिखी हुई है, किस सेक्शन के बाद कौन सा सेक्शन। अपना एक रिदम बनाने के पर्पज से आपको 1, 2, 3 बार पूरे बेयर एक्ट को गो थ्रू हो लेना है। चीज़ें बहुत सारी ऐसी रहेंगी जो समझ नहीं आएंगी, समझ भी आएंगी, लेकिन मैं एक रिकमेंडेशन करता हूं कि बेयर एक्ट को एक बार के लिए गो थ्रू हो जाइए। उसके बाद आप क्या उठाएंगे, जैसे कि अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए, तो वहां से आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से आप क्या करोगे, वो इंपॉर्टेंट एरिया उठाओगे जो पिछले सालों में पेपर बेयर एक्ट में से पूछता आया है। तो उन चीज़ों के ऊपर आप हर बार फोकस करोगे। मतलब हर बार कवर टू कवर बेयर एक्ट पूरा कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट एरिया दिमाग में रखना है। स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तो इसके लिए आपको कंप्लीट एक बार बेयर एक्ट, उसके बाद इंपॉर्टेंट एरिया आपको पढ़ना होता है। फिर आपकी बात आती है लिंकिंग सेक्शंस की। आपको लिंकिंग सेक्शन के रिगार्डिंग 2018 के अंदर एडीए हरियाणा का क्वेश्चन पेपर है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा एक क्वेश्चन लिखा हुआ कि सेक्शन 29 ऑफ द आईपीसी के अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है डॉक्यूमेंट की, क्या वो डेफिनेशन सेक्शन नंबर 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस वाली सेम है या फिर कुछ और अलग है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका पेपर में पूछने के चांस होते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा हुआ। लिंकिंग सेक्शन आपका पूछ सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी रेस जुडिकेटा की है, तो सेक्शन 40 किसका होगा अपना एविडेंस एक्ट का हो जाएगा। सेक्शन 300 किसका हो जाएगा अपना सीआरपीसी डबल जियोपार्डी का हो जाएगा। आर्टिकल 20 क्लोज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि डबल जियोपार्डी के रिगार्डिंग बात करता है। तो ये सारी चीजें आपकी एक चीज हो जाती है कि ये इंटरलिंक के थ्रू पढ़ना है। ये जो सवाल है यहाँ पे उठता है कि क्या एक बेयर एक्ट को और एक ही टाइम पे पढ़ा जाए या फिर एक सेक्शन को एक ही टाइम पे पढ़े। तो लेट मी टेल यू कि कोई भी सेक्शन अपने आप में जल्दी सा ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मिलेगा कि कोई क्वेश्चन अपने आप में आपको कंप्लीट मिले सेक्शन, कि जिसको दूसरे किसी भी सेक्शन का सहारा ना लेना पड़े, ऐसा बहुत कम होता है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि सेक्शंस को एक एक्ट के अंदर जो खुद का सेक्शन है, मतलब एविडेंस का खुद का एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के साथ भी इंटरलिंक हो सकता है। एक एक्ट का एक सेक्शन दूसरे एक्ट के साथ भी आपका पढ़ा जा सकता है। जैसे हमने पढ़ा सेक्शन 11 सीपीसी का रेस जुडिकेटा, जिसके ऊपर क्या है कि दूसरी बार प्रोसिक्यूशन चलाने से आपका दूसरी बार कोर्ट के अंदर किसी केस को फाइल करने के बाद आगे प्रोसीड विद करने में ट्रायल के ऊपर रोक लगती है। तो सेम चीजें प्रोसिक्यूशन चलाने के अंदर 300 सीआरपीसी 40 एविडेंस एक्ट के अंदर आपकी चीजें पूछी जा सकती है। तो ये इंटरलिंकिंग करके पढ़नी होती है, एक बार में एक एक्ट आपको पढ़ना कोई जरूरी चीजें नहीं है। अब इसके अंदर आपकी कुछ चीजें और भी आ जाती हैं, जैसे कि बहुत सारे सेक्शन आपको मिल जाएंगे। कुछ और सेक्शन 195A आईपीसी का है, 195A सीआरपीसी का है, तो उनके रिगार्डिंग भी आप सेक्शंस को साथ में पढ़ सकते हो। तो बहुत सारा ऐसा एक बंच मिल जाएगा आपको कि जहां से क्या है कि एक सेक्शन दूसरे एक्ट का सेक्शन, दूसरे किसी प्रोविजन के अंदर सेक्शन और खुद उसी एक्ट का कोई भी सेक्शन आपका इंटरलिंक करके पढ़ सकते हो। तो ये सवाल आपका पहले वाला था कि कंप्लीट बेयर एक्ट, उसके रिगार्डिंग आंसर मिलेगा जो सबसे बड़ा मिथ है। दूसरा आंसर की क्या एक बार में एक ही बेयर एक्ट और एक ही प्रोविजन पढ़ना चाहिए, ये इंटरलिंकिंग करके पढ़नी होती है। दूसरे मिथ को भी यहाँ दूर हो गए। अब तीसरी चीज के ऊपर चलते हैं, जो अपना बात है इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग मेंस एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
अब मेंस के अंदर बेयर एक्ट में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा कि थेफ्ट के ऊपर आप डिटेल में कोई क्वेश्चन लिखिए, रेस जुडिकेटा के ऊपर आप डिटेल में कोई क्वेश्चन लिखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट है ऑनवर्ड अप टू सेक्शन 117, तो उसके ऊपर डिटेल में सेक्शन लिखिए। वो चीजें कॉन्सेप्चुअल पार्ट के अंदर भी पूछा जा सकता है, कोई भी एक क्वेश्चन डाल देगा उसमें कॉन्सेप्ट पूछेगा कि ये बातें कौन से सेक्शन में किस हिसाब से दे रखी है, वो चीजें हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, उसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है और कोई मैगजीन पे बेस्ड अगर कोई आपका सेक्शन है तो वो भी पेपर में पूछी जा सकती है। तो मेंस के पर्पज से ये सारी चीजें हैं। फिर आपकी बात आती है इंटरव्यू के अंदर, कि इंटरव्यू के अंदर फिर आपकी क्या चीजें रहेंगी। इंटरव्यू के अंदर आपका क्या है कि बेयर एक्ट से डायरेक्ट सेक्शन नंबर आपको नहीं पूछते। रीजन, रट्टिफिकेशन जो आपकी है ना, रट्टे मारने की आदत इन द सेंस आपकी बेस्ट पार्ट भी हो सकता है वो, क्योंकि सेक्शन नंबरिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, तो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होना चाहिए। तो बोलता है कि जब आपने इंपॉर्टेंस के पर्पज से प्री के अंदर आपका ये चीज़ें देख ली है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, वो स्ट्रॉन्ग एरिया है कि आप याद बहुत अच्छे से रख सकते हो सेक्शन नंबरिंग डायरेक्टली, तो डायरेक्ट सेक्शन को पेपर इंटरव्यू के अंदर नहीं पूछेगा। जब पेपर से आपसे चीज़ें पूछ ली तो उसके बाद बात आती है कॉन्सेप्चुअल चीज़ें। कॉन्सेप्चुअल कुछ चीज़ें आपकी जो है कि मेंस के एग्जाम में उन्होंने देख लिया, आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो वो पूछ चुके हैं। तीसरी चीज़ आपसे फिर पूछेगा क्या, वो पूछ सकता है आपसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट को डायरेक्टली किसी भी सिचुएशन के अंदर अप्लाई करने के लिए, कि इस प्रोविजन को आपने याद रखा, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका ये है, उसको आप प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर अप्लाई कैसे करोगे। तो वो सारी चीज़ें आपके पर्सनल इंटरव्यू के अंदर आती हैं। मेंस के अंदर एक और चीज़ रहेगी जिसके अंदर आपको ध्यान रखना होता है आईबीसी को लेके, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, यही मेन आपकी सिनॉप्सिस है जिनको कि आपको ध्यान में रखना होता है किसी भी मेंस के एग्जामिनेशन को कंप्लीटली आपका अटेम्प्ट करने के पर्पज से। अगला पॉइंट आपका आ जाता है मिथ के रिगार्डिंग की दिमाग में क्या क्या आपका ऐसा भ्रम हो सकता है। जो पहला तो था कि बेयर एक्ट को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं होती, एक बार पढ़ लीजिए, बाकी गो थ्रू होती रहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको इंटरलिंक करके पढ़ना चाहिए, अकेला सेक्शन आपका काम का नहीं होता, उसके अंदर आप ये भी चीज़ें कर सकते हो, ट्रायंगल बना के भी, और आपका रेक्टेंगल के अंदर भी कर सकते हो। कि बहुत सारे ऐसे सेक्शन है, जैसे 354 की बात कर रहे हैं आईपीसी में, तो ए बी सी डी 4 पार्ट है। 376 भी करोगे तो फिर आपकी एक और पार्ट हो जाएंगी। इसके अंदर बात करते हैं तो आप कौन कौन से सेक्शन ऐसे हो सकते हैं जो कि ट्रायंगल बनाते हो, जैसे कि आर्टिकल 14 है आपका, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है। ये भी आपका एक शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। इनको पढ़ने के लिए जो भी इंटरलिंकिंग के सेक्शन मिलते हैं उन सब के लिए आप एक फ्लो चार्ट बनाते रहिए, जिनके अंदर कि इनके आर्टिकल को आपने या सेक्शन नंबरिंग को आपने मेंशन करते रहना है, तो वो एक ईजी वे हो जाएगा आपको याद करने का। जैसे ईयर पूछा जाए इन चीज़ों का, इनके अंदर चैप्टर नंबर कितने बनते हैं, कौन सी चीज़ है, कौन से में कितने सेक्शन है, उनके लिए भी अलग से लिख सकते हो। जैसे कि आपने डेट पूछा जाता है कि कौन से डेट को कौन सा एक्ट आया था, तो 1 जनवरी लिखोगे और उसके नीचे जितने भी एक्ट आए 1 जनवरी को वो सारे लिख दो। 1872 लिखोगे, उसके अंदर 1872 के साथ एक्ट नंबरिंग कितने बन सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका हो सकता है, एविडेंस एक्ट हो सकता है, वो भी लिख सकते हो। 2001 के अंदर कितनी अमेंडमेंट का एक हेडिंग बना के 2001 का, उसके बाद नीचे लिख सकते हो कि कितने कितने अमेंडमेंट आ रखे। 2013 के अंदर उनकी लिस्ट बना सकते हो। फ्लो चार्ट आपको बनाने चाहिए आसानी से याद रखने की चीज़ें। फिर आपकी बात आती है, एक और मिथ है कि जितना लेंथी बेयर एक्ट होगा उतना ही वो हार्ड टू लर्न हो सकता है, मतलब कि डिफिकल्ट हो सकती चीज़ें, कि इतना बड़ा बेयर एक्ट है यार, सीआरपीसी का इतना मोटा बेयर एक्ट दिया हुआ है, तो उसको हम लोग याद कैसे करेंगे, ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा आपके लिए। और एसआरए देखा आपने जैसे छोटा सा है, तो वो छोटा सा उसको तो हम लोग याद ही रख लेंगे, सेक्शन 44 तक सारे दिए हुए हैं। ये एक तगड़ा मिथ है, उसको दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास देखो जितना बड़ा एक्ट होगा आप घूम फिर के उनको इंटरलिंक करवा के और उनको ईजी वे में याद कर सकते हो। जैसे सीआरपीसी है, उसके अंदर आपको एक फ्लो बनाना पड़ेगा खुद को, फ्लो चार्ट के अंदर, कि किस तरीके से सीआरपीसी अपना वर्क करती है। जैसे सबसे पहले एक्ट का नाम पढ़ने के बाद आपको पता लगता है कि मैं किस चीज़ के बारे में इस एक्ट के अंदर पढ़ने वाला हूँ। जैसे लिखा सीआरपीसी मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रोसीजर की बात करता है। प्रोसीजर मतलब आप तो करोगे नहीं, कोर्ट का काम है वो, या पुलिस वाले कार्रवाई करेंगे। क्रिमिनल मतलब क्राइम से रिलेटेड जो आपके पास चीज़ें होंगी उन सबको प्रोसीजर करना है। कोड मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि एक बेंच के अंदर आपने बल्क में सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रखा है, वो कोड है आपका। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कैसे काम करता है, मतलब आप सबसे पहले देखते हो कि अगर ऑफेंस होगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। 2 वे होते हैं, या तो आप एफआईआर के थ्रू जाओगे या फिर आप कंप्लेन के थ्रू जाओगे। तो जहाँ एफआईआर करवाओगे एसएचओ के पास जाना है। अब एसएचओ ने अपनी एफआईआर लिखी तो 154 के अंदर आपको कॉपी भी दे देंगे, आप लेके आगे प्रोसीड विद करवाओगे, वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे, मामला कोर्ट तक जाएगा, ट्रायल होएगा, जजमेंट आ जाएगी। दूसरे वे में अगर वो एफआईआर नहीं करता तो आप क्या करते हो, एसपी जो भी होगा आपके एरिया का उसको एक रिटर्न में कंप्लेंट भेजते हो अपनी एफआईआर के तौर पे दर्ज करने के लिए। अगर वो भी नहीं सुनवाई कर रहा तो डायरेक्ट आप कंप्लेंट के थ्रू सीआरपीसी में जा सकते हो सेक्शन 200 के अंदर, जहाँ पे वही बात है कॉग्निजेंस लेगा,
इंक्वायरी करवाएगा, उसका ट्रायल स्टार्ट होएगा, जजमेंट तक पहुंच जाएंगे। मतलब वे वही है आपका लास्ट में। तो इस तरीके की चीज़ें आपको लेंदी जो बेयर एक्ट होगा ना उसके अंदर आसानी से समझ आने के लिए मिलती है, क्योंकि आप उसको अपने हिसाब से सेटलमेंट कर सकते हो। अब देखो जैसे 154 वाली कहानी है, तो 154 में आपने एफआईआर दी, तो वो क्या करेगा 154 और 5 के अंदर आप उसको इन्फॉर्मेशन देते हो, या तो कोग्निजेबल ऑफेंस की या नॉन कोग्निजेबल की। उसके बाद वो क्या करता है कि अगर वो नहीं लिखता एक तरीके से, या फिर उसने क्या करनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देनी खुद से, अगर नहीं करता तो 156(3) में मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर लिया वहां से स्टार्ट कर लेगा। 157 के अंदर 8 के अंदर ये अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा, रिपोर्ट बनवा के अपनी सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू अपना सबमिट कर देगा। उसके बाद लोगों को बुलाएगा या खुद जाके पूछताछ करके आएगा, फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा। पूछताछ करेगा तो किसी तरीके से उसके ऊपर साइन नहीं करवाएगा, लिखी हुई चीज़ों के ऊपर साइन नहीं करवाएगा, तो फिर यूँ बोलता है साइन करवाने के पर्पज से किसी तरीके का कोई भी वो उसके ऊपर दबाव, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस यूज नहीं करेगा, 163 है। फिर वो अगर उसको पेश करवा दे मैजिस्ट्रेट के सामने तो 164 के अंदर क्या करते हो उसका बयान दर्ज करवा दोगे मैजिस्ट्रेट के सामने। फिर आपकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट वगैरह है, पुलिस डायरी तैयार करोगे, रिपोर्ट दर्ज करवाओगे, फिर मैजिस्ट्रेट के सामने दोगे, ट्रायल चलेगा। प्रोसीजर बहुत लंबा है, लेकिन क्या है चीज़ें लेंदी चीज़ें हैं, लेकिन वो जो चीज़ बेयर एक्ट में होंगे ना वो आपको आसानी से समझ आएंगी, उतना ही वो ईजी होगा। याद करना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आपने क्या करना है बार बार उसको रिविजन करना है। रात को सोते टाइम उसको रिवीजन करके सोया करो, या फिर अपने दोस्तों के साथ एक 5, 4, 3 बंदे जितने भी आपको ठीक लगते हैं उनके अंदर डिस्कशन करा करो। जितना प्रैक्टिकल चीज़ें आपके सामने आए हर चीज़ के ऊपर उस सेक्शन को अप्लाई करके देखा करो, इजीली याद होना स्टार्ट हो जाएगा। वीकली बेस पे आप समरी नोट्स बनाना स्टार्ट करो कि पूरे हफ्ते में मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, उनको 1 या 2 पेज के अंदर समेट देना है, तो उन चीज़ों को आप ईजी वे में याद कर पाओगे। तो लेंदी बेयर एक्ट वाला सिर्फ मिथ है। आप सीआरपीसी को उठा लो, कितना आसान मैंने तरीके से बता दिया, इसी तरीके से पढ़ोगे। अगर आप उठाओगे एसआरए, उतना ही वो टेक्निकल चीज़ें हैं उसके अंदर, वो आपको जल्दी से याद नहीं होंगी, क्योंकि उसके पास इतनी वो चीज़ें नहीं है कि दूसरे एक्ट से हेल्प ले पाओ। सीआरपीसी बहुत सारे और एक्ट की हेल्प भी ले लेगा, आपको समझा भी देगा। फिर आपका आ जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ईजी टू आपकी लर्न, मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी एक बेयर एक्ट के अंदर, बहुत आसानी से याद भी हो जाती हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी आपको ईजी नहीं लगती है, तो उसके वे में आपको क्या करना है, उसके लिए इंटरप्रिटेशन के लिए आप किसी सीनियर की हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब पे वीडियो मिल जाती है बहुत सारी, डिक्शनरी देख सकते हो जिसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जिनका इंटरप्रिटेशन आप नहीं कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके मिथ के अंदर आती है, जिनको कि दूर करना चाहिए। आपको ऐसा कुछ नहीं होता कि बेयर एक्ट पढ़ने में दिक्कत आए किसी को। फिर आपकी बात आती है कि हाउ टू रीड बेयर एक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। कैसे पढ़ें बेयर एक्ट को, उठाएं। अब बात साथ में ये आ जाती है कि बेयर एक्ट को पढ़ते टाइम क्या बेयर एक्ट पे हमें कुछ चीज़ें लिखनी चाहिए या बेयर एक्ट को बिल्कुल नया चौला रखना चाहिए। अब सवाल आता है कि बेयर एक्ट को पढ़ने के टाइम पे हमने स्टार्ट करना होता है किसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन क्लोज दिया होता है सेक्शन 2 या 3 के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया 2, 3 के अंदर इंटरप्रिटेशन दे रखी है कि किस वर्ड को किस तरीके से हमने आगे पढ़ना है। जैसे सेक्शन 2 उठाओगे सीआरपीसी का, तो उसके अंदर सब चीज़ों का दिया हुआ है। हाई कोर्ट का मीनिंग है, उसके बाद आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग का मीनिंग दिया हुआ है, सम्मन ऑफेंस सम्मन से रिलेटेड आपके ऑफेंस कौन से हो सकते हैं, या फिर आपके वारंट केसेस है वो कौन से हो सकते हैं, विक्टिम है उसको क्या किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, हाई कोर्ट कौन से हो सकते हैं, कंप्लेंट क्या होती है, ये सब चीज़ें आपके इंटरप्रिटेशन क्लोज के अंदर दी हुई हैं। वो अपने आप में बात को वो अपने आप को क्या है एक्सप्लेन करके बताता है कि मेरा मीनिंग ये है, जिसको कि आप पूरे सीआरपीसी के अंदर जाके पढ़ोगे हर सेक्शन के साथ, तो आपको वो काम आएंगी। वो इंटरप्रिटेशन है। एक्सप्लेनेशन भी उसके अंदर दे रखी होती है, ऊपर वाली ये बात है, इस बात का ये एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे ये मीनिंग निकलता है। उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन दे रखी होती है कि ऊपर वाली बातें तो ठीक है, लेकिन इन बातों के रिगार्डिंग हम लोग कुछ छूट दे रहे हैं, आपको ये करने की जरूरत नहीं होती है। भी कुछ केसेस में ऐसा होगा कि किसी भी पर्सन को केस के टाइम पे जब पर्सनल अपीयरेंस के ऑर्डर आते हैं तो उसको पर्सनली खुद को कोर्ट के अंदर अपीयर होना पड़ता है, लेकिन उसकी एक्सेप्शन है कि वो एग्जाम्पशन की एप्लीकेशन लगा सकता है, बीमार हो गया या फिर नहीं पहुंच पाया तो उसको क्या है एडजर्नमेंट मिल जाती है, वो एक्सेप्शन का बेस है। फिर आपका ये है कि जो लैंग्वेज है बेयर एक्ट की उसको ईजी कैसे बनाया जाए, क्योंकि उसके अंदर वर्ड में यूज होगा, शेल वर्ड मिलेगा आपको, मस्ट वर्ड यूज मिल जाएगा, और मिल जाएगा, एंड मिल जाएगा। तो इन सबको किस वे में यूज करना पड़ता है। मे वर्ड मतलब कि एक तरीके से मर्जी वाली बात आती है कि आपकी डिस्क्रिशनरी पावर आपको दी गई है, आपको मन मर्जी बताई गई कि आप इस काम को कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी रहेगी। वो चीज़ें कोर्ट के ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल होती हैं। कोर्ट बोलता है कि कोर्ट के लिए ऐसा करना पुलिस ऑफिसर के लिए हो सकता है, पार्टी के लिए हो सकता है, कोर्ट के लिए हो सकता है, जो कि उसकी मर्जी चलती है कि वो ऐसा काम कुछ भी करना चाहे या ना करना चाहे, वो उसकी मर्जी रहती है, करे या ना करे। लेकिन शेल वर्ड के अंदर अब दिमाग में रहता है कि शेल वर्ड को डायरेक्शन के हिसाब से पढ़ें या मैंडेटरी हिसाब से पढ़ें। जनरली इस वर्ड का मीनिंग होता है मैंडेटरी नेचर का, कि ये काम करना आपके लिए जरूरी ही है। यहाँ पे क्या है कि कोर्ट को डायरेक्शन दी जाती है या फिर कोर्ट डायरेक्शन देता है। इसके अंदर आपका दो चीज़ें निकल के आएंगी, या तो वो मैंडेटरी नेचर होगा, मतलब कि जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं बचता, जहाँ पे जज ने या मैजिस्ट्रेट ने आपको कुछ बोल दिया, यू हैव टू डू दैट,
उसी वे में आपको वो करना ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो बात हम देखें सेक्शन की लैंग्वेज के हिसाब से कि ये सिर्फ डायरेक्शन दी गई है, तो वो आपके ऊपर छोड़ देता है चीज़ें, पहले डायरेक्शन है, अगर नहीं भी हो पा रही है तो वो मैंडेटरी नेचर नहीं होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सेप्शन दे रखी होती है। फिर आपका आता है मस्ट वर्ड। मस्ट का मतलब होता है कंक्लूसिव ऑर्डर है किसी जज का या फिर कोर्ट का, कि उसके ऊपर आपके पास किसी तरीके का कोई ऑप्शन है, वो नहीं बचता कि हम लोग करें या ना करें, ये आपको अब करना ही करना पड़ेगा। ये बाउंडेशन हो जाती है एक तरीके से। मस्ट का मतलब है कि बाउंडेशन है, आपके ऊपर करनी ही करनी चीज़ें। शेल का मतलब कि कहीं पे अगर डायरेक्शन है तो आपको डायरेक्ट किया गया है, आपको ये रास्ता दिखाया गया कि आप इस तरीके से इस काम को करिए। लेकिन जब ये शेल वर्ड दूसरे नेचर में पड़े मैंडेटरी, तो वो मस्ट की तरह काम करता है कि वो उसको काम करना ही करना पड़ता है। फिर बात आती है आपके और वर्ड की। और वर्ड का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीजें एक पार्ट ऑफ द बेयर एक्ट के अंदर जो सेक्शन में लिखा है, एक पार्ट अलग है, दूसरा आपके पास ऑप्शन में है कि या तो ये या तो ये। एंड वर्ड का मतलब होता है कि ये भी और ये भी, मतलब एंड वर्ड के पहले जो चीजें दे रखी हैं वो, और एंड वर्ड के बाद जो दे रखी हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड चीजें होती हैं, वो अलग अलग उसको सेपरेट करके नहीं पढ़ा जा सकता, आप उनको एक साथ ही पढ़ोगे। तो ये एंड वर्ड मतलब दोनों चीजों को जोड़ के पढ़ता है। और के अंदर मतलब ऑप्शन दिया गया। मस्ट मतलब कि बाउंडेशन है, ऑल व्हाट यू हैव टू डू। शेल के अंदर दो नेचर हैं, या तो वो मैंडेटरी नेचर या फिर डायरेक्शन दी जाती है। मैंडेटरी के अंदर आपको मस्ट की तरह काम करेगा, और दूसरा डायरेक्शन मतलब कि एक तरीके से आपको डायरेक्ट किया गया है। एक हैवी नेचर की कहीं ना कहीं आप बोला जा सकता है कि हैवी नेचर की आपके ऊपर एक बाउंडेशन डालेगी कि आपको करना पड़ेगा जहां तक कोशिश हो, अगर नहीं हो पा रहा तो दूसरा ऑप्शन है। मे मतलब कि मर्जी पे छोड़ देना कि ऐसा भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अब बात आती है कि बेयर के ऊपर हम लोग लिखें क्या। अब बेयर के आगे जगह खाली मिलती है आपको, उसके अंदर आपको ज्यादातर लिखनी होती है ईयर, कि या तो वो अमेंडमेंट का ईयर लिखोगे उसके अंदर, या फिर उसके साथ आप लिखोगे कि कब ये अमेंडमेंट में कौन से ईयर में आया, इंसर्ट किया गया, डिलीट किया गया। इसके साथ इंटरलिंक का सेक्शन कौन सा बनता है, ऑब्जेक्ट की लाइन है वो भी बेयर के अंदर लिख सकते हो कि इसका ऑब्जेक्ट क्या। इस सेक्शन के ऊपर मैगजीन कौन सी बनती है या डॉक्ट्राइन कौन सी बनती है वो लिख सकते हो। उसके ऊपर उस सेक्शन का ऑब्जेक्ट या फिर किसी दूसरे एक्ट के साथ इसको जब पढ़ना हो तो वो सारी चीजें आपको बेयर के अंदर लिखनी होती हैं। उनके अलावा कोशिश करो कि जगह बचा के रखिए कि नई अमेंडमेंट जब भी आए तो उसको आप उसके अंदर इंसर्ट कर सको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि बेयर के ऊपर आपको लिखी जानी चाहिए। अब उसके लिए आपको कुछ हथियार की जरूरत पड़ेगी। हथियार इन द सेंस कि आपके पास पेन होने चाहिए अलग अलग कलर के 2-3 और एक हाईलाइटर। पेन अंडरलाइन करने के लिए कि ये प्रोविजन, उसके बाद एरो करोगे साइड में उसको, और केस लो वगैरह लिखने के काम आएगा। हाईलाइट मतलब उन एरिया को करना है जो कि किसी केस में या तो हेल्ड हो रखी हो, या फिर वो किसी मैगजीन का पार्ट बने, या फिर आपको लगे कि ये पिछले ईयर के पेपर में रखा है तो उन सबको, या फिर आप उसके अंदर कुछ छोटे छोटे स्टिकर वगैरह कुछ भी चिपका रखे होते हैं बच्चे, तो वो भी आप चिपका सकते हो। तो वो सारा एरिया आपका यहाँ पे कवर हो जाता है इस वीडियो के अंदर, वो सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे थे वो सारे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे मत जाना। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर रेगुलरली मेरी वीडियो देखते हो तो वीडियो के रिगार्डिंग आपका जो भी व्यू है वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।